यूएसए B1 B2 वीज़ा पे कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं या वहाँ जाके कोई बिजनेस कर सकते हैं अपना। इसको कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए? क्या यूएसए B1 B2 वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई किया जा सकता है? कॉमर्स LLC बिजनेस होना क्या यूएसए के लिए यूएसए B1 B2 वीज़ा के लिए फ़ायदेमंद है? क्या यूएसए की ट्रैवल हिस्ट्री होने से आपको बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा हासिल करने में आसानी होती है कोई? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahryar from Gulf Star Services. We are located at कराची पाकिस्तान. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी टीम के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं यूएस वीज़ा के हवाले से और ये एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए जो लोग यूएसए B1 B2 वीज़ा के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज जितने भी सवालात हमारी ऑडियंस के हमारी टीम के पास जमा हो गए उन सब के डिटेल के अंदर आपको जो है वो उसके आंसर दें और एक बेहतरीन एजुकेशन दें यूएसए B1 B2 वीज़ा के हवाले से, ताकि आप मुकम्मल आपको गाइडलाइन मिल सके। जी बताइए, क्या सवाल आते हैं आपके पास? सर, इसके अंदर सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूएसए B1 B2 वीज़ा पे क्या वहाँ पे हम लोग 5 साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं? ठीक है, या 5 साल में कभी भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं? देखिए, जब B1 B2 वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप B1 B2 वीज़ा 5 साल में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आपने किस ग्राउंड के ऊपर वीज़ा हासिल किया है। ठीक है ना, डिपेंड वो करता है और आपने उसी ग्राउंड के ऊपर वहाँ पर जाके आपने एंट्री के लिए आपने जाना है। सही। हाँ, ये ज़रूर, अगर आपने टूरिस्ट ग्राउंड के ऊपर वीज़ा हासिल किया है और आपने प्लान दिया था कि मैं जून जुलाई 2025 सपोज करेंगे 2025 में आपने ट्रैवल करना है, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर पाए, अब 2026 में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका ग्राउंड वही होना चाहिए जिस ग्राउंड के ऊपर आपने वीज़ा अप्लाई किया है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पर आप 5 साल तक नहीं रह सकते हैं। ये एक टेम्परेरी विजिटर वीज़ा होता है B1 B2 वीज़ा। इसमें आप डिपेंड करता है कि आपने क्या ग्राउंड्स देकर वीज़ा हासिल किया है। ठीक है ना, तो वही नॉर्मल आपने ग्राउंड्स वहाँ देना है। अगर आप डिफरेंट सर्कमटेंसेस के अंदर डिफरेंट किस्म के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा, कोई अपने रिलेटिव से मिलने जा रहा होता है, कोई किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, कोई टूरिज्म के लिए जा रहा है, तो नॉर्मली आपको जो एंट्री होती है वो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने के अंदर अंदर तक की एंट्री आपको मिलती है। वैसे 6 मंथ आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन 6 मंथ ऐसा नहीं कि आप हर एंट्री में जाके और 6-6 महीने आप वहाँ पर रुक रहे हैं, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आपको एंट्री में प्रॉब्लम होती है। तो ये टेम्परेरी विजिटर वीज़ा, आप ये माइंड रख के चलेंगे, मतलब 15 दिन से महीने के दरमियान आप स्टे कर सकते हैं इजीली, तो उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होता, तो आप इजीली इन आउट कर लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, इसी के साथ दूसरा सवाल ये सबसे ज़्यादा आता है कि क्या हम यूएसए B1 B2 वीज़ा पे कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं या वहाँ जाके कोई बिजनेस कर सकते हैं अपना? नहीं, देखिए, ये एक टेम्परेरी विजिटर वीज़ा है, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया। इसके ऊपर आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है ना आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, ना आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। आप कोई लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है, ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा ज़रूर है। ये आपको एक फ्रीडम देता है 5 साल के लिए इन आउट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप टेम्परेरी विजिट कर सकते हैं और टेम्परेरी विजिटर के अंदर ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दें कि ये पेपर वीज़ा होता है या स्टिकर वीज़ा होता है? नहीं, देखें, इसका जितना भी प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होता है। ठीक है ना, और इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। जब ये इंटरव्यू पे आप जाते हैं तो इंटरव्यू अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं और 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर वो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा करके देते हैं आपको। ये ई वीज़ा नहीं होता, लेकिन इसका प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है। ठीक है। अच्छा सर, इस वीज़ा के बारे में ये बताएं कि इसको कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए? हाँ, देखें, इसमें मतलब 3 तरह की कैटेगरी के लोग B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 वो जो टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं। नंबर 2 वो, अब इसमें सारी चीज़ें आ गई, मतलब शॉर्ट विजिट के अंदर टूरिज़्म भी आ गया, रिलेटिव से मिलना भी आ गया है। ठीक है ना, अपने रिलेटिव से मिलने, वो पेरेंट्स यहाँ हैं, उनकी अगर बच्चे वहाँ पर हैं तो पेरेंट्स जा सकते हैं अपने बच्चों से मिलने, और अगर पेरेंट्स अमेरिका में हैं और बच्चे यहाँ हैं तो वो देखना पड़ेगा कि उनका क्या सर्कमटेंसेस हैं। ठीक है ना, वो मतलब फैमिली विजिट कर सकते हैं, बहन भाई जा सकते हैं मिलने के लिए। इसी तरीके से इसमें आपका आ जाता है बिजनेस इवेंट्स में बिजनेस मीटिंग आ गई, एग्जीबिशंस आ गई, वो लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा एक ग्राउंड होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के पेशेंट जिनका इलाज यहाँ पर मयसर नहीं है होम कंट्री में,
और वहाँ से अगर उनको रिकमेंडेशन आई है और डॉक्टर ने उनको कहा है कि आप यहाँ आके इलाज करवा सकते हैं, और उसके फिर मामलात हैं काफ़ी, मतलब लेकिन ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मतलब बिजनेस एक्टिविटी, टूरिज्म और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये 3 तरह के लोग जो है इसको शॉर्ट टर्म वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दें क्या यूएसए B1 B2 वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। और फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप वही देखना पड़ता है कि किन सर्कमटेंसेस के अंदर वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अगर तो कोई अपने बहन भाई से मिलने जा रहा है या अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर कोई एप्लीकेंट सिंगल अप्लाई कर रहा है और टूरिज्म ग्राउंड पे अप्लाई कर रहा है, तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है उसकी। उस सूरत में उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जाता है और ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। लेकिन बाकी जो मैंने कंडीशन बताई उसमें ट्रैवल हिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती। ठीक है। अच्छा सर, इसी के साथ ये भी बता दें कि यूएसए B1 B2 वीज़ा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। आप उर्दू में इंटरव्यू दें और कंफर्टेबल होके, इसमें भी फिर वही चीज़ आ जाती है। अगर तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ काउंट होती है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बेशक आप इंग्लिश में इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आप एक जाई बिजनेस एक्टिविटी के लिए रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं या कोई एग्जीबिशन है या कोई वर्कशॉप है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें जाके लोगों से आपने डिस्कस करनी है, बातचीत करनी है, लोगों से मिलना है, रिलेशन बनाना है। तो जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप कैसे करेंगे वो। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यूएसए में ई-कॉमर्स LLC बिजनेस होना क्या यूएसए के लिए, यूएसए B1 B2 वीज़ा के लिए फ़ायदेमंद है? अब देखें, डिपेंड करता है। इस पे मैंने पहले भी एक तफसीली वीडियो बनाई थी और ये सवाल का मैं पहले भी जवाब अगर देखें वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप वहाँ पर ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, क्योंकि जब भी कोई LLC कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पर आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर आप एक बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी टाइज जो है ना वो थोड़ी मजबूत हो जाती हैं। तो अगर तो आप अपनी होम कंट्री से होल फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। और अगर आप सिंगल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और अगर इस तरह की आपकी कोई इंटेंशन है कि वहाँ पर आपका जाना ज़रूरी है और कोई बिजनेस मीटिंग है, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन आप अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो नेगेटिव है वहाँ पर, क्योंकि वो टाइज आपकी वहाँ मजबूत हो रही हैं यूएस में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी LLC कंपनी आपकी और आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट है वहाँ पर, तो वो टाइज आपकी मजबूत है। लेकिन अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बट आपका जो रीज़न है वो बहुत सॉलिड स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब टूरिज्म ग्राउंड पे नहीं, अपनी बिजनेस मीटिंग के हवाले से होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली सबसे ज़्यादा भी एक सवाल ये भी आ रहा है कि यूएसए का जो वीज़ा है B1 B2 वीज़ा, ये सिंगल अप्लाई करें या फैमिली के साथ अप्लाई करें तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे? देखिए, अब अगर एक एप्लीकेंट ऐसा है जो शुरू से ही मतलब सोलो ट्रैवलर है, वो सोलो ट्रैवल करता है, उसने कभी अपनी फैमिली को ट्रैवल, बहुत सारे लोग होते हैं सोलो ट्रैवलर होते हैं, दुनिया भर की ट्रैवलिंग की हुई है उन्होंने, और वो यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सिंगल, तो वो तो एक जस्टिफिकेशन होती है। लेकिन अगर ऐसे फ्रेश पासपोर्ट है और सिंगल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो नेगेटिव पॉइंट है टूरिज्म ग्राउंड के ऊपर। हाँ, अगर उनकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है या कोई एज मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से तो वो कर सकते हैं सिंगल। लेकिन मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि फैमिली के साथ अप्लाई करें, उसके ज़्यादा पॉजिटिव मतलब रिजल्ट देखने को मिले हमारे को फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करने में। ठीक है, बनस्बत इसके कि सिंगल अप्लाई किया जाए। ठीक है सर। अच्छा, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या यूएसए में हमारे रिश्तेदार होने की वजह से हमारे B1 B2 वीज़ा के लिए आसानी हो सकती है, फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, इसमें भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है। अगर तो आपके मतलब देखें, ब्लड रिलेशन को तो वैसे भी आप हाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन तो आप हाइड कर ही नहीं सकते, वो तो वहाँ पर आपको और करना भी नहीं चाहिए। DS 160 जो है वो बिल्कुल ही आपको जो ना मतलब सच की बुनियाद के ऊपर फिल करना चाहिए। तो अगर तो आपके ब्लड रिलेशन वहाँ पे हैं तो कुछ सर्कमटेंसेस के अंदर जो है वो पॉजिटिव है और कुछ सर्कमटेंसेस के अंदर वो नेगेटिव है, ठीक है ना। इसमें मैंने पहले भी कंटेंट दिया है, पूरी कंप्लीट इसकी वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने बताया है कि अगर वहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं अपनी और आपके वहाँ पर ब्लड रिलेशन है तो नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपकी एज क्या है, आप जा क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है आपका जाने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखना पड़ता है कि कहाँ पे टाइज चैलेंज हो रही हैं या कहाँ नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए सारे एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही बता सकता है, क्योंकि हर किसी की प्रोफाइल जो है ना वो डिफरेंट है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनके वहाँ पर रिलेशन है तो इनका वीज़ा 100% हो जाएगा, या इनके रिलेशन है वहाँ पे इस एप्लीकेंट के तो इनका 100% रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
वो देखना पड़ता है कि सर्कमस्टेंसेस के अंदर किसकी प्रोफाइल के अंदर वो चीज़ पॉजिटिव और किसकी प्रोफाइल में वो चीज़ नेगेटिव, ठीक ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा सर, जिनकी पिटीशन फाइल हो, क्या उनको यूएसए का वीज़ा नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल मिलता है, लेकिन बहुत कम रेशियो है इसका, क्योंकि देखें जिनकी पिटीशन फाइल है वो एंड ऑफ द डे वो एग्रीमेंट मतलब एमिग्रेंट्स हैं वो, ठीक है ना। सही। तो एमिग्रेंट्स जब आप B1 B2 वीज़ा जो है वो नॉन एमिग्रेंट्स हैं, तो वो कहते हैं कि आप गलत क्यू में आ गए, आप एमिग्रेंट्स की क्यू में हैं। अब सही। एमिग्रेंट्स के अंदर लगता है टाइम, 15 साल 20 साल 25 साल का वेट चल रहा है। अब लोग शॉर्ट टर्म अप्लाई करते हैं कि यार हमें B1 B2 मिल जाए तो हम वहाँ जाके अपना केस कर लें। तो ये भी अगर आपकी वहाँ पर मतलब पिटीशन फाइल है और यहाँ आप पूरी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, B1 B2 अप्लाई तो कर सकते हैं आप, लेकिन आप जाके बोलते हैं कि जी मुझे घूमने फिरने के लिए जाना है, तो उस पर वीज़ा आपको नहीं मिलता। हाँ, अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं या सपोज करें आप सब एप्लीकेंट हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपकी मिसिस की पिटीशन फाइल हुई हुई और आप सब एप्लीकेंट हैं और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपने अपना रीज़न ऐसा दिया है वहाँ जाने का जो कि जस्टिफाई होता है, आपका कोई बिजनेस मीटिंग है, कुछ ऐसा है, तो उसमें हमारे कुछ क्लाइंट हैं, उनका हमने इस तरह वीज़ा प्रोसेस किया, उनके वीज़े अप्रूव भी हुए हैं। लेकिन अगर वैसे आप ऐसे टूरिज्म ग्राउंड पे पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे और आपकी पिटीशन फाइल हुई है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सही। अच्छा सर, इसी के साथ ये भी बता दें, क्या यूएसए की ट्रैवल हिस्ट्री होने से आपको बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा हासिल करने में आसानी होती है कोई? डेफिनेटली, मतलब आपके पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी हो जाती है और यूएसए का वीज़ा एक अच्छा वीज़ा है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से। और यूएसए का वीज़ा अगर आप ट्रैवल कर जाते हैं, आपके पास वीज़ा होता है, तो आप कैन प्लस के अंदर कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और दीगर ममालिक के वीज़ा हासिल करने में आपको आसानी होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ आपको ई वीज़ा ऑफ़र करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आपको ऑन अराइवल वीज़ा ऑफ़र करती हैं और बहुत सारी कंट्री, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास सिर्फ यूएसए का वीज़ा है तो आपकी अपनी बाकी प्रोफाइल नहीं है। बाकी प्रोफाइल भी आपकी मैटर करती है, चाहे आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें, कनाडा का करें, कहीं का भी करें, तो आपके फाइनेंशियल जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए और आपकी प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए, तो फिर यूएसए का वीज़ा एक प्लस पॉइंट है आपके पासपोर्ट पे। ठीक है। अच्छा सर, क्लाइंट अक्सर ये भी पूछते हैं, क्या इंटरव्यू पे जाने से पहले ही हमारे वीज़े का डिसीजन हो जाता है? हाँ, ये बिल्कुल लोगों के ज़हनों में ये चीज़ है कि डिसीजन पहले से हो जाता है और वहाँ सिर्फ हमसे एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। देखें, इसमें अब वही बात आ जाती है कि DS 160 प्रॉपर फिल होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग योर प्रोफाइल और जो सर्कमस्टेंसेस रियल सर्कमस्टेंसेस आपके हैं, आपने झूठ उसमें कुछ नहीं बोलना है। और फिर उस सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि DS 160 के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपकी इंटरव्यू की तैयारी कैसी है, आप क्या वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपने DS 160 फिल किया और वहाँ पहले से डिसीजन हो गया और आप गए तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो गया या अप्रूव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग तीर तुक्का भी कहते हैं सही। कि ऐसा नहीं है। ये आपको वीज़ा ऑफिसर को अपने इंटरव्यू के अंदर अपनी जो होम टाइज़ हैं उनको हाईलाइट करना होता है, उसको प्रूफ करना होता है अपने इंटरव्यू में। कोई डॉक्यूमेंट्स से प्रूफ नहीं करना होता, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते वो। आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आप जो हैं वही मतलब दिखाएं अपने आप को। ये नहीं कि आप हैं कुछ और, दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, DS 160 में कुछ और दिखा रहे हैं अपने आप को। वो आपकी पूरी एक रिज्यूमे होता है, वो पूरी एक प्रोफाइल होती है आपकी DS 160, अगर वो प्रोफेशनली फिल आउट है और उसकी आपकी तैयारी है। अब ये एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही बताता है। नॉर्मली लोग तो कहते हैं यार वो थोड़े से पैसे लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, बंदे को बोलते हैं खड़े हो जाओ लाइन में, तुक्का वीज़ा लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल के लोगों के वीज़े भी रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास कई फैक्ट्रीज़ हैं और उनके पास बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनकी इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कौन से आपकी प्रोफाइल के अंदर माइनस पॉइंट है, कौन से प्लस पॉइंट है, उनको कैसे आपने वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन करना है और वीज़ा ऑफिसर क्या सुनना चाहता है आपसे, आपकी ही प्रोफाइल के मुताबिक। वो तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगते हैं, जो आपका रिज्यूमे होता है उसके मुताबिक ही वो उनको सब चीज़ों की डिटेल उनके पास होती है, सारी चीज़ें। आपने कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई गलत बयानी नहीं करनी है, लेकिन आपने अपनी सही चीज़ को भी प्रेजेंट करना लोगों को नहीं आता और लोग किसी एक्सपर्ट से रब्ता करते नहीं है, जो और एक्सपर्ट की भी कमी है यहाँ पर, जिनको खुद को काम नहीं आता कि कैसे क्लाइंट की तैयारी करानी है, कैसे क्लाइंट को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड होकर जाए और उसको वीज़ा मिल सकता है। ये गलत बात है लोगों के जहन में कि ये एक तीर तुक्का है और जो है ना हमारा डिसीजन पहले से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीज़ा ऑफिसर को आप मुतमईन हो जाएगा, वो आपको वीज़ा दे देगा, वो तो बैठे वीज़ा देने के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, एक ये सवाल भी आ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लोग यूएसए जाना चाहते हैं वो ये भी पूछते हैं कि यूएसए में रहते हुए इस वीज़े को एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ देखें, वो डिपेंड करता है, वहाँ पे बहुत सारे एमिग्रेंट प्रोग्राम हैं। अब आप किस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे क्या पोजीशन है, आप और आप किस पोजीशन पे वहाँ गए हैं,
वो वहाँ पर जो लॉयर होते हैं वो ही इस बारे में बेहतर गाइड करते हैं कि होता है कुछ केसेस के अंदर। वैसे तो ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है, आप 10-15 दिन, जिस तरह मैंने आपको पिछले सवाल जी, का जवाब जी। दिया कि आप शॉर्ट टर्म विजिट करें और ऑन टाइम वापस आ जाएं। लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनमें आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं और इस वीज़े को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर वो लॉयर ही उसके अंदर बताते हैं। वो बहुत सारे E2 प्रोग्राम है, F1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ और भी प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि मतलब देखा जाता है हर बंदे के लिए अलग अलग के हिसाब से, फिर वो वहाँ पर लॉयर उसको सजेस्ट करते हैं लीगली तौर पे कि इसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है। वो देखना पड़ता है कि किसकी क्या प्रोफाइल है। ठीक है। अच्छा सर, क्या यूएसए B1 B2 वीज़ा जिनका पहले रिजेक्ट हुआ वो इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और कितने टाइम में अप्लाई कर सकते हैं? देखें, ऐसा कोई एम्बेसी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो बिल्कुल दोबारा अप्लाई कर सकता है, नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। सही। कोई इशू नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 3 महीने बाद अप्लाई करेंगे, 6 महीने बाद अप्लाई करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोगों के, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनके 3-3 4-4 मरतबा वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं और फिर हमने उसको, देखें सिर्फ एक चीज़ है डिपेंड, अगर आपने कोई मोबाइल का आमज़ी नहीं करी हुई, कोई झूठ नहीं बोला है आपने, कोई ऐसा कि पहले आपने DS-160 में कुछ और लिखा, अभी कुछ और, कुछ डिटेल ऐसी होती हैं जो इंसान की चेंज नहीं हो सकती। सही। कुछ चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक हो जाती है, उनको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आप उनको ठीक तरीके से प्रेजेंट करते हैं और सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में आपका वीज़ा। लोग होता है कि शुरू में पैसे बचाने के लिए अनाड़ियों के हाथों में थोड़े से पैसे दे के अपना काम करवाने के चक्कर में रहते हैं, उस चक्कर में उनकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है और वो या तो खुद से करने की कोशिश करते हैं वो, या किसी अनाड़ी से कम पैसों में करवा के अपनी प्रोफाइल को ख़राब कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आए, उनको हमने जो है मतलब 3-4 दफ़ा की उनकी रिजेक्शन थी, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मतलब डिफरेंट आ रही हो कि पहले कुछ और थे, फिर कुछ और थे, फिर अब कुछ और हैं। अगर ऐसा कोई आपने झूठ नहीं है आपका, तो फिर आप बिल्कुल कोई मसला नहीं, कितनी दफ़ा भी रिजेक्ट हो आप अप्लाई करें और पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए तो आपका वीज़ा आप कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सही। तो मेरे ख्याल से रिजेक्ट होने की सबसे ज़्यादा वजह ये है कि आप DS-160 में कुछ और लिखते हैं और इंटरव्यू पे जाके कुछ और बोलते हैं। एग्जैक्टली, लोग जो है ना वो यही करते हैं। लोग जो है मतलब DS-160 में कुछ और वहाँ अपने आप को बता कुछ और रहे हैं वो, और जबकि खुद ही लिख के दे रहे हैं वो रिज्यूमे के अंदर कि मैं ये हूँ, और वो वहाँ कुछ और बता रहे हैं। तो वीज़ा ऑफिसर ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, वो 1 से 2 मिनट में जज करते हैं और उसके बाद वो फारिग कर देते हैं वो। अच्छा सर, ये भी बता दें, क्या यूएसए जाने के बाद यूएसए B1 B2 वीज़ा को किसी दूसरे वीज़ा में चेंज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि ये मतलब चेंजेबल है और ये E2 में और F1 में कन्वर्ट हो सकता है। और उसके अलावा और भी मामलात होते हैं जो वो वहाँ पर जो लॉयर होता है वही वहाँ के सर्कमटेंसेस के हवाले से जो लीगल है मतलब प्रोसीजर उसके हवाले से उसको वो गाइड करते हैं। ये बिल्कुल है, ये कन्वर्ट हो सकता है। सही। और दूसरा ये बता दें, लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें यूएसए में किसी की शादी अटेंड करनी है या फंक्शन अटेंड करना है, जाना है, तो क्या इस चीज़ के लिए भी यूएसए B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्रूव हो सकता है या नहीं? नहीं, अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक रीज़न है जाने का। फिर वही बात आती है जो मैंने आपको बताया, अगर रीज़न तो अपनी जगह पे है, ये एक वैलिड रीज़न है कि जी मुझे ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसके ऊपर आपको वीज़ा दे देंगे। वही आपके सर्कमटेंसेस, वही DS-160 और वही आपका जो है इंटरव्यू के आप क्या किस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं अपनी होम टाइज को, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं यूएस का वीज़ा, लोग समझते हैं कि यार ये बस तीर तुक्का है, वीज़ा लग गया तो लग गया। ऐसा नहीं है, इसकी अपना एक क्राइटेरिया है यूएसए के वीज़े का, लेकिन उस क्राइटेरिया को समझना ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहाँ आपकी टाइज चैलेंज हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, किस तरह अपने होम टाइज को आपने हाईलाइट करना है, ये सब इंटरव्यू और DS-160 और तीसरी और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि अप्लाई किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको शादी कार्ड भेज दिया तो आपका यूएस का वीज़ा आ जाएगा 100%, नहीं, वो डिपेंड करता है आपके अपने सर्कमटेंसेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अगर सर इंटरव्यू मिस हो जाए हमारा किसी भी वजह से, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, या इंटरव्यू की दोबारा रिकॉल आती है? नहीं, देखें, अब इंटरव्यू अगर आपका मिस हो गया तो ये पेमेंट एम्बेसी की जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और जो कंसल्टेंट आपका काम कर रहा है उसकी पेमेंट भी नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये पेमेंट आपकी ज़ाया हो जाती है और आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ता है सब, और पेमेंट भी सब दोबारा आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर हमारा यूएसए का इंटरव्यू रह गया तो उसके बाद दोबारा में रिकॉल करेंगे किसी और डेट पे, या पूरा प्रोसीजर ही शुरू से करना सब कुछ आपकी टोटल पेमेंट आपकी ज़ाया हो गई, सब कुछ आपको दोबारा से करना, DS-160 भी फिर से भरना पड़ेगा, सब आपने समझे सब चीज़। अगर आपने इंटरव्यू की डेट मिस कर दी तो आप टोटल आप सब कुछ लॉस हो गया आपका, सब कुछ आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या यूएसए B1 B2 वीज़ा के लिए इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस? नहीं, इसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वो शेंजन वीज़ा में रिक्वायरमेंट होती है, यूएस में नहीं है।
सर क्या किसी इमरजेंसी की वजह से इंटरव्यू की डेट जो है जल्दी मिल सकती है? जी बिल्कुल, वो एक प्रोसीजर है उनका, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि अब ऐसा नहीं है कि आपने कहा यार मुझे वहाँ पे जो है वो मुझे इमरजेंसी है और वहाँ मुझे जो है वो फलां एक्टिविटी है वो मुझे करनी है, या मेरे को कोई मीटिंग अटेंड करनी है बहुत अर्जेंट है, उसको वो इमरजेंसी काउंट नहीं करते। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है या कोई ऐसी इमरजेंसी है, उस पर भी वो डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको एक फॉलो करते हुए आप उनके प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, उनको ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो पॉसिबल है, वरना अदरवाइज वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वीज़ा को अपनी होम कंट्री से ही अप्लाई किया जा सकता है या किसी दूसरी कंट्री में होते हुए भी हम अप्लाई कर सकते हैं? देखें, ये यूएसए वीज़ा की एक बड़ी खूबसूरती है कि आप इसको ज़रूरी नहीं कि अपनी होम कंट्री से अप्लाई करें। ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर्स का टोटल, तो आप इसका प्रोसेस तो सारा ऑनलाइन है। जो आपका इंटरव्यू होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी होम कंट्री में दें। आप अगर सपोज़ करें किसी और कंट्री गए हुए, विजिट वीज़े पे भी आप गए हुए ना, तो आप इसको वहाँ पर भी इंटरव्यू अपना शेड्यूल कर सकते हैं और वहाँ भी इंटरव्यू दे सकते हैं आप। तो ये इस वीज़े की बड़ी खूबसूरती है। देखें, इनकी अपनी कैटेगरी में ना ये कहलाता है शॉपिंग वीज़ा, ठीक है ना, वो फिर शॉपिंग वीज़ा कैटेगरी में आ जाता है ये। सही। तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप ऐसे दुबई गए हुए हैं या आप सिंगापुर वगैरह गए हुए हैं घूमने के लिए विजिट वीज़ा पे, तो आपने इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया अपना और प्रोसेस आपने सारा यहाँ से किया और वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपको एंटरटेन करते हैं वो। ठीक है। अच्छा सर, अक्सर क्लाइंट ये पूछते हैं कि आपका वीज़ा सक्सेस रेशो क्या है इसको लेके, और आप इसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं? देखें, हमारा जो हम अपने स्लोगन में लिखते हैं कि 99% सक्सेस और 100% ऑनेस्टी। हमारी ऑनेस्टी ये है कि जब कोई क्लाइंट हमें अप्रोच करता है तो हम सबसे पहले उसकी प्रोफाइल असिस्ट करते हैं और प्रोफाइल असिस्ट करके हम देखते हैं कि ये इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है या नहीं है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई करें। कैसे करें, सिंगल करें, फैमिली के साथ करें, वो डिपेंड करता है उसके रियल सर्कमटेंसेस क्या हैं और वो अभी क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल क्या कह रही है। और अगर वो उनकी प्रोफाइल असेसमेंट करने के बाद हमें ये लगता है कि ये इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है, तो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने के लिए फिर हम उनको एक प्लान देते हैं कि आप इस प्लान पे अमल करें। तो जो लोग अमल करते हैं और वो सक्सेस होते हैं। लेकिन हम ऐसे मुंह उठा के किसी का भी वीज़ा अप्लाई नहीं करते यूएस का, और यही वजह है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 99% सक्सेस रेशियो है। बाकी 100% ऑनेस्टी है, लेकिन 100% हम गारंटी वीज़े की नहीं देते। लेकिन हम अपनी ये ज़रूर गारंटी देते हैं कि हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट हमें अप्रोच करता है तो हम अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ उसकी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं उसका, और फिर उसके हिसाब से हम उसको एडवाइस करते हैं। ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है सर। बाकी जो देखें, बाकी मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ काम पकड़ने के चक्कर में जो है ना वो अपना उसका अपना बनाने के लिए, हिसाब किताब बनाने के लिए उसका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि सर मैं 4 मरतबा रिफ्यूज़ हुआ हूँ, 5 मरतबा रिफ्यूज़ हुआ हूँ, जबकि मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी थी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे बैंक बैलेंस है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं तो वो फलां, बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं। लेकिन हम उनको बताते हैं कि देखें, इसका एक अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है। अब वो समझना बहुत मुश्किल है, लोग नहीं समझते, लोग इसको तीर तुक्का ही समझते हैं वीज़े को। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, लोग यूएस वीज़े को तीर तुक्का ही समझते हैं। लेकिन जिनको पता है, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वो उस पर अमल करते हैं, तो वो सक्सेस रहते हैं, उनको वीज़े मिलते हैं। बहुत वीज़े लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे पेज पे देखते भी हैं हमारी सक्सेस स्टोरीज, ठीक है ना। तो रिजेक्शन भी आती है, ऐसा नहीं है कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी 1% ऐसा होता है कि एप्लीकेंट जो है वो नर्वस हो जाता है इंटरव्यू में, तो वो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छा है। इसी वजह से कि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाकर और फिर उसका वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। सर एक सवाल और, इंटरव्यू पे जब हम जाते हैं तो क्या वहाँ बॉडी लैंग्वेज वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करती है? बिल्कुल करती है, 100% मैटर करती है। अगर आप वहाँ जाके, आप कितने बड़े चैंपियन हैं, आप बहुत, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है, लेकिन वहाँ जाके आप नर्वस हो गए तो गए, आपसे वो वीज़ा ऑफिसर पूछ रहा है, आप बता कुछ रहे हैं उसको, और वो उसने आप जवाब दे के एकदम चुप होकर बैठ गए, तो उसको जवाब ही नहीं दे पा रहे आप। आपने कंप्लीट आंसर करना है। पूरी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। अब ये एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट तैयारी कराता है पूरी, इसमें सारा खेल ही इंटरव्यू का है। इंटरव्यू की जो मतलब उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और एक्सपर्ट कंसल्टेंट की सर्विसेज हासिल करते हैं, तो उनके वीज़े लगते हैं, बहुत वीज़े लगते हैं। दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं, और यूएस के वीज़े, यूएस सबसे अच्छी कंट्री है वीज़ा देने में रेशो में। ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आपसे, ना कुछ। वो तो कहते हैं आप DS-160 फिल करें, अपॉइंटमेंट लें और हमारे सामने आ जाएं। बस आप उनके सामने चले जाएं, उनसे बात करें, वो मुतमईन हो जाते हैं, वो आपको वीज़ा दे देते हैं। लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं तो लोगों के रिजेक्ट होते हैं। जो लोग सही एक्सपर्ट कंसल्टेंट की सर्विसेज हासिल करते हैं और
कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं जो लोग कि हाँ यार, अब लोग काम भी करवा रहे होते हैं, शक भी कर रहे होते हैं, तो फिर उनका काम नहीं होता वो। लेकिन जो लोग काम करवाते हैं और ट्रस्ट करते हैं तो उनके वीज़े लगते हैं बहुत। आप हमारे पेज पे जाके देखें, माशाल्लाह कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। सही।